हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 जो आने वाले अगले शिफ्ट के लिए संभावित पेपर है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब आप लोग वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अब वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब भी करना चाहिए। ठीक है, वीडियो देखो और सब्सक्राइब भी करो। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक क्रिकेटर को 20 मैचों में औसत स्कोर 40 रन है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था तो शेष 19 मैचों में उसका स्कोर औसत कितना है। ये आने वाले एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम में काफ़ी ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये संभावित पेपर ऐसे ही तैयार करके लाए हैं हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला, जैसे कि इसका 20 मैचों का स्कोर कितना है 40 और एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर कितना था 78। तो इस 78 में से 40 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा मेरा 38। ठीक है, 38 आ जाएगा। इस 38 को हम 19 से, मैं बोल रहा है 19 मैचों का स्कोर औसत कितना है, तो 19 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा 2 एवरेज आएगा 2। ठीक है, जबकि पहले कितना था 40 रन था, जबकि एवरेज कितना 2, तो 40 में 2 घटा देंगे तो मेरा जाएगा 38। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 7, 18, 22, 12, 14, 7, 23, 16 और 3 की माध्यिका क्या है। ठीक है, 3 की माध्यिका क्या है। जब भी ऐसी प्रश्न एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम में अभी पूछ रहा है तो ऐसे प्रैक्टिस करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसे कि इस तरह का अगर प्रश्न पूछा गया हो तो सबसे पहले हमें सबसे छोटे वाले संख्या से स्टार्ट करके लेना चाहिए। सबसे पहले छोटे संख्या क्या है, 3 है, तो पहले 3 लिखेंगे। उसके बाद 7 है, फिर 7 है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 आता है, फिर 14 आता है, फिर 16 आएगा, फिर उसके बाद 17, 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा, उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो सबसे पहले इसमें संख्या को जोड़ो। कितनी संख्या है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्या है। 9 संख्या है तो इधर से 4 लो, 1, 2, 3, 4, और इधर से 4, 1, 2, 3, 4। ये बीच वाली संख्या जो है यही मेरा माध्यिका है। ठीक है, तो माध्यिका बराबर 14, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 5 घंटियाँ की शुरुआत में 5 घंटियाँ शुरुआत में एक साथ बजती है और फिर क्रमानुसार 4, 8, 12, 16 और फिर 20 सेकंड के समय अंतराल बजना चालू रखती है। यदि वे 12 पीएम पर एक साथ बजना शुरू करती है तो बताइए कि 12 पीएम से 3 पीएम के बीच वे कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें ये 4, 8, 12, 16 और 20 का एलसीएम करेंगे। 4, 8, 12, 16 और 20 का एलसीएम करेंगे तो आएगा मेरा 240। इसको हम सेकंड करेंगे। ठीक है, सेकंड मानेंगे क्योंकि सेकंड में बोला गया है, तो इसको हम सेकंड करेंगे। ठीक है, सेकंड करेंगे तो 240 सेकंड है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 240 सेकंड हो गया, जबकि 12 पीएम से 3 पीएम बोला गया है। 12 से 3 पीएम, 12 से 3 पीएम का कितना घंटे का गैप आ रहा है, 1, 2, 3, यानी 3 घंटे का। तो इस 3 को हम
3 को हम मल्टी 3 घंटा हो गया यहाँ पर, तो हम मिनट में करेंगे तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 से हम मिनट में इसमें बदलेंगे तो हो जाएगा 180। 180 आ गया। 180 आ जाने के बाद उसके बाद देखो यहाँ पर 240 सेकंड है और यहाँ पर मेरा ये मिनट में आ गया, तो सेकंड को भी हम मिनट में करेंगे। तो 240 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो मेरा मिनट में आ जाएगा। 0 6 4 24 बराबर 4 आ गया, 4 मिनट आ गया। इसी मिनट से हम इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 4 4 16, 2 बचा, 4 5 20, 45 से कट रहा है, 45 हुआ और 1 जोड़ देंगे, हो गया 46। 1 इसलिए जोड़े क्योंकि जो घंटियाँ बजना शुरुआत करती है वो पहले घंटी बजती है, ठीक है। तो पहली घंटी यहाँ पर लिखा गया नहीं है, बोला गया कि 5 घंटे की शुरुआत में एक साथ बजती है, ठीक है, और फिर क्रमशः बजती है। तो पहला यहाँ पर नहीं लिखा गया है, सिर्फ 5 लिखा गया, तो पहले किसी ने एक बजाया होगा, तो 46 हो गया, 1 जोड़ देते 46, यही मेरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है तो उस मूलधन ज्ञात करें, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 64 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज और 56 रुपया है साधारण ब्याज, ठीक है। अगर 64 में 56 हम घटा करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 आएगा। ये 8 रुपये क्या है, ये 8 रुपये का अंतर है, ठीक है, 8 रुपये का अंतर है। जबकि साधारण ब्याज 56 है, तो साधारण ब्याज अगर 56 है 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का हो जाएगा 28, 1 साल का 28 हो जाएगा। तो मान लो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 1 साल का 28 हुआ, तो भी दूसरा साल भी 28 ही होगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ये 8 रुपया एक्स्ट्रा है, ये 8 रुपया क्या है, एक्स्ट्रा है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, जबकि साधारण ब्याज में सिंपल तरीके से ब्याज लगाया जाता है। मान लो कोई ब्याज अगर 1000 है तो अगले साल 1000 का ही ब्याज लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में 1000 का ब्याज लिया इस साल, फिर अगले साल 1000 का तो ब्याज लेगा ही, लेकिन जो ब्याज बनता है फिर उसका भी ब्याज लगेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज में 8 रुपये ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, 8 रुपये एक्स्ट्रा है। तो हम निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर 8 रुपया दिया ही हुआ है, 8 बराबर मूलधन मान ये 28 इंटू 1 साल इंटू रेट, ठीक है। ये 28 रुपये क्या है मेरा मूलधन मान लिए, ठीक है। उसके बाद इसको आपस में नीचे 100% के बदले नीचे 100 आएगा, ठीक है। अब काट लेते हैं, 4 7 28, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 चौके 8 और 7 4 28, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा R बराबर 100 दूनी 200 गुना हो जाएगा और नीचे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे इसका क्या, मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन कुछ नहीं है, मतलब P मान लेते हैं, इंटू ये क्या है 200/7, ये मेरा R है, रेट निकला, इंटू 1 साल बटे 100, ठीक है, बटे 100 बराबर किसके बराबर, इस 28 के बराबर। तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ठीक है, यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कट गया। उसके बाद 14 दूना 28 यहाँ कटा, तो मेरा P बराबर यानी मूलधन बराबर 14 7 98, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 14 इंटू 7 98, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न में कहा गया कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर भुजाएं 13.5 और 6.5 है, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको भी सॉल्व करते हैं। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू जो हमने सामने भुजा होती है उसका योग, मान लो ए भुजा ए गो है और दूसरा भुजा बी है, तो इसका योग इंटू एच होता है, यानी ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे ही, ए प्लस बी, ए का मान कितना है 13.5 प्लस बी का मान 6.5। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद इंटू एच तो हमें निकालना है, बराबर इसका क्षेत्रफल कितना दिया 80 बराबर 1/2 इंटू, इसको अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 इंटू एच बराबर 80। देखो इसे आपस में करते हैं, 20 4, इसको 10 से करते हैं, 2 10 से 20, 10 8 80। ठीक है, यानी मेरा h बराबर कितना आया 8। ये हमें ऊंचाई ज्ञात करने की बोला गया है, दूरी यानी ऊंचाई, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 48 रुपये की PQR के बीच इस प्रकार बांटा गया कि P का 6 गुना, Q का 3 गुना और R का 8 गुना है, तो R का हिस्सा ज्ञात करें। तो P का कितना है, P का 6 गुना, यानी P का 6 गुना और Q का 3 गुना, ये Q का 3 गुना और R का 8 गुना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो है PQR इस तरह दिया हुआ है, तो 6 और 3 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 और 3 और 6, 3 और 8 का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 24। ठीक है, तो 6 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार, 6 4 24, 3 का पढ़ा 3 8 24, 8 का पढ़ा 8 3 24, यानी जो वैल्यू आया 6 का 4, 3 का 8 और 8 का 3। ठीक है, तो बोला गया है कि R का हिस्सा ज्ञात करें, हमें ये वाला R का हिस्सा ज्ञात करना है। तो टोटल कितना वैल्यू है 4800। ठीक है, 4800 लिख लिए, इंटू R का मान कितना है 3, और नीचे में इसका टोटल लिखते हैं, 8 4 12, 12 और 3 15, 3 5 6 15, 5 से कटेंगे 5 9 45, 46 47 48, 3 बचा, यानी 5 6 30, आपस में गुना कर देंगे, 3 0 3 6 18 का 8 हाथ में 1, 3 9 27 और 1 8। यहाँ तो 3 से कट ही गया ना, तो बचा ही नहीं, 5 9 45, 46 47 48, 3 और 5 6 30, यानी 960। 960 मेरा क्या है, ये आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 56 सेंटीमीटर व्यास और 3 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, यहाँ पाई बराबर 22/7 लेना है। जो तार होता है, तार किस तरह का होता है, इस तरह का होता है तार। तो ये क्या हुआ, ये बेलन हुआ, एक प्रकार का बेलन। तो यहाँ पर बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तार इस तरह होता है ना, तो बेलन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तार बोला है तो बेलन का आयतन क्या होता है, तार का आयतन बोला है मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r²h। ठीक है, पाई r²h। तो पाई का मान 22/7, 22/7 इंटू आर का मान, देखो सबसे पहले यहाँ आर निकाल लेते हैं। आर बराबर यहाँ व्यास दिया हुआ है, तो 56, आर बराबर निकलेगा, व्यास दिया है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 28 मेरा
82 आ गया। और देखो ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। ये मीटर को हमको सेंटीमीटर में करना है, तब ये सेंटीमीटर हो जाएगा बराबर। तो 3 मीटर को हम 100 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22/7 और आर की जगह हम लिखेंगे 28 इंटू 28 और एच की जगह लिखेंगे हमको 300। 7 4 28। ठीक है, और ऊपर में बचा 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 300। ठीक है, इतना बचा। अगर इन सभी को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 9200। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 30 पुस्तकों का बिक्री मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस बराबर 45 पुस्तकों के क्रय मूल्य यानी 45 सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो आपस में काट देते हैं, जैसे 15 दूना 30 और 15 तिया 45। तो मेरा जो सीपी और एसपी का जो रेशो आएगा उल्टा हो जाता है। यानी पहले सीपी का 3 था तो सीपी का अब 2 हो जाएगा, और एसपी का 2 था तो एसपी का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये रेशो आ गया। तो बोला है प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी क्रय मूल्य 2 रुपया है और विक्रय मूल्य 3 रुपया है। 2 रुपया में खरीद रहा है और 3 रुपया में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है? 1 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ बराबर 1 यानी लाभ की दर इंटू 100 और डिवाइड बाई सीपी यानी 2। ठीक है, तो 50 दूना 100, 50 से कट गया यानी 50% मेरा फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2760 रुपये प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है? ठीक है, तो वो संख्या हमको निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए देखो 50% की वृद्धि होती है, मतलब 100 में अगर 50% वृद्धि होगा यानी 50 रुपया, तो 100 और 50 यानी 150 रुपया मेरा हो गया। तो किसके बराबर होगा? 2760 रुपये के प्राप्त होता है, यानी 150 बराबर 2760। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है? 100% का वैल्यू निकालना है बराबर x, यानी 2760 इंटू 100 डिवाइड बाई 150। यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, 20 5 6 100, 3 5 6 15, 3 से कटेगा 3 8 24, 25 26 2 बचा। 3 से तो नहीं कट रहा है, तो रुको इसको हम, यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ 2760 है। ठीक है, ये 27 है तभी नहीं कट रहा था। तो यहाँ से कटेगा 3 नम 27, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 92 20, यानी 92 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 नम 18, 1840 रुपया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि शालिनी अपनी कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो शालिनी की औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो शालिनी की औसत चाल ज्ञात करने बोला है। तो औसत चाल क्या होता है? औसत चाल बराबर होता है दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तो हमें यहाँ पर मालूम है लेकिन समय नहीं है, तो हमें समय याद करना है सबसे पहले। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है? 138, चाल कितना है? 46 किलोमीटर। कितना से कटेगा? 3 से कटेगा,
यानी मेरा ये 3 घंटा समय आया। दूसरा वाला का कितना है 438 डिवाइड बाई 73, यानी 6×3 = 18, 6×7 = 42, 1×43 6 से कटेगा, यानी दूसरा वाला का समय कितना है 6 घंटा। ठीक है, समय निकल गया। अब चाल निकालेंगे। चाल यानी औसत चाल, औसत चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 138 प्लस 438 और कुल समय 3 प्लस 6। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 138 और 438 को, तो मेरा आ जाएगा 576 डिवाइड बाई 9 करेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा 64 से कट जाएगा। 9 × 6 = 54, 5 × 5 = 56, 7 × 3 बचा, 9 × 4 = 36, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है औसत चाल है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 से 59 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। जब भी ऐसे प्रश्न बोला जाएगा तो सबसे पहले 1 लिख लेना, यहाँ पर 1 है, प्लस 59 कर देना, उसके बाद 2 से 2 संख्या है, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, 59 और 1 60/2 यानी 30। मेरा औसत कितना निकल के आया 30 आ गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि भूसारा अपना स्कूटर 59,112 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त करती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1/6 के भाग के बराबर। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो 1/6 लिखा है, यानी 6 क्या है मेरा SP यानी विक्रय मूल्य है, और 1 रुपया मेरा प्रॉफिट है। इसमें प्रॉफिट लाभ प्राप्त बोल रहा है, तो प्रॉफिट 1 रुपया। जब विक्रय मूल्य 6 रुपया है तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, मतलब खरीदा कितना होगा CP कितना, यानी 5 रुपये। ठीक है, तब CP निकल गया 5 रुपये और बेच रहे कितना 6 रुपये में, तभी 1 रुपया फ़ायदा हो रहा है। तो बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, लाभ 1, इसको माइनस करेंगे 5, 6 में से 5 1 × 100 बटे कार्य मूल्य यानी CP 5, 20 × 5 = 100, यानी 20% मेरा लाभ आया। यही मेरा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। जो 2 संख्या दिया है 0.093 के ऊपर बार प्लस 0.23 के ऊपर बार, इसको भिन्न व्यक्त करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 93 ले लेते हैं, और जो जिसके ऊपर संख्या के बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 को 9 लिख देंगे। ठीक है, और देखो इस 0 के ऊपर बार नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर एक 0 लिख देंगे। इस संख्या के ऊपर बार नहीं मतलब एक 0। ठीक है, और इस पॉइंट के इस तरफ बार कुछ नहीं, उसका प्लस लिख दिए। फिर यहाँ पर लिखे 23, फिर देखो नीचे ऊपर में संख्या में 2 संख्या के ऊपर बार है यानी 99, 2 को 9 लिखेंगे। ठीक है, और पॉइंट के इस तरफ वाला कोई भी संख्या 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं। अब 2 आ गया। अब दोनों का एलसीएम करेंगे, कितना आएगा 990, 990। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 1, तो 93 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो 10, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 से तो 230। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 323। ठीक है, 323/990, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। अगला प्रश्न में कहा गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 20 से विभाजित हो जाए, करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। ठीक है, विभाजित तो हो जाए और विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें 12, 16 और 20 का एलसीएम लेंगे। 12, 16 और 20 का एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 240। ठीक है, 240 आ गया। तो बोला है कि
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 1000। इसको 240 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 240 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा? 4 बच जाएगा, यानी 960। कितना बचा? यहाँ 40 बचा। तो ये 240 में से 40 घटा कर देंगे तो मेरा 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो इसी 200 को 1000 में जोड़ देंगे। 1000 सबसे 4 अंकों की छोटी संख्या है, इसी 200 को जोड़ दिए तो मेरा हो गया 1200। 1200 हो गया। 1200 होने के बाद मेरा आंसर यही हो जाता, ठीक है। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता तो आंसर ऐसे यही हो जाता, लेकिन अंत में बोला गया है कि विभाजित करने पर शेषफल 9 प्राप्त हो। तो शेषफल 9 प्राप्त करने के लिए हमें क्या 9 जोड़ देना चाहिए, तो आ जाएगा 1209। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इस कार्य को 54 दिन में कर सकता है तो बी अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? मान लो ए है, बी है, ए प्लस बी ये दोनों मिलके 18 दिन में करते हैं और बी अकेला 54 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम 54 आ जाएगा। 18 तिया 54, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं और बी 54 को फिर इससे डिवाइड करो, एक आ गया। तो रह बी अकेला कितना करेगा? ए प्लस बी मिलके 3 दिन करता है, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो इससे एक घटा दो, यानी बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। बी अकेला एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम 54 को, टोटल काम 54 है, तो एक दिन में 2 काम करता है बी, तो इस काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा? तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 27 दूना 54, यानी 27 दिन में पूरा कर देगा बी अकेला। ये मेरा आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 13 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 6 की कमी की जाए तो अनुपात 4:6 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं संख्या x, तो यहाँ पर दिया है 5, तो 5x में 13 की वृद्धि हो जाती है, तो इसमें 13 जोड़ देंगे। डिवाइड में फिर लेंगे 8x, फिर इसमें बोला जाए कि 6 की कमी हो जाता है, तो -6 बराबर 4:6 हो जाता है। 4:6, यानी इसको आपस में काटेंगे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी 2 3 हो जाएगा। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15x प्लस 13 तिया 39 बराबर 2 से करेंगे 8 दूनी 16x माइनस 2 चौक 12, ठीक है। तो 16x में 15x जाएगा इधर और बराबर 39, जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। तो 16x में 15x जाएगा तो x बचेगा और बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा 51 आया। तो बोला गया है कि दोनों मूल संख्या का योगफल ज्ञात करें, दोनों का। x बराबर 51 आ गया, तो पहला संख्या क्या है 5, दूसरा क्या है 8, तो 51 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 255। फिर 51 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा 408। अगर दोनों को बोला है योगफल तो दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 663। यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 850 रुपये में एक शर्ट बेचने पर किसी व्यापारी को 10% की हानि होती है, तो उस शर्ट को 1360 रुपये में बेचने पर उसे x% का लाभ होता है, तो x का मान ज्ञात करें। 10% की हानि होती है बेचने पर, तो 10% की हानि होती है मतलब 100 में 10 गया, मतलब 90 रुपये में बेच रहा है, जबकि यहाँ पर कितना में बेच रहा है 850 रुपये में। तो 90 बराबर
850। तो हमें निकालना कितना है x का मान, यानी x का मान निकालना, यानी x का प्रतिशत का मान निकालना है। तो 90 बराबर 850 है, तो इसको हम 850 बराबर 90 लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू निकालना है 1360 का। तो 1360 बराबर x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 90 इंटू 1360 डिवाइड बाई 850। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 4, 3 से तो नहीं कट रहा है। देखो सबसे पहले 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 साते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ से कट गया, 17 5 85। ठीक है, अगर हम 17 को 272 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में बचा 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 को करेंगे तो आएगा 144। जबकि मेरा अंकित मूल्य यानी मेरा कार्य मूल्य कितना है, 100 है। सॉरी, अंकित मूल्य, कार्य मूल्य मेरा कितना है, 100 है। अगर 100 में से 144 आ रहा है तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, 44 में अगर 100 चला जाएगा तो 44 आ रहेगा मेरा घटा करके, तो मेरा 44% लाभ है। ठीक है, तो यही था अंतिम प्रश्न। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे रोज़ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये नहीं कि वीडियो देख लिए और सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो को रोज़ मिलते रहेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इस तरह का ही मिलता जुलता प्रश्न पूछा जा रहा है। आने वाले शिफ्ट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।